दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं विशाल खनवलकर इंदौर से। आज मेरे साथ मेरे दो साथी हैं, फ्रांसिस थॉमस जी और मिलिंद खटावकर जी। मिलिंद खटावकर जी ने बड़ी सुंदर शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि डायबिटीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मेरा भी कहना यही है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसको टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये टेंशन के कारण तो बीमारी होती है, ये तकलीफ होती है। तो इसको हंसते हुए सुनना है। मैं वादा करता हूं कि आपके मन में अगर हजारों सवाल हैं, तो हजारों सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं। मैं वादा करता हूं। डायबिटीज, दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं मधुमेह, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलेटस। मधुमेह का मतलब होता है मधु यानी मीठा, मेह यानी यूरिन। जब पेशाब मीठी होती है तब उसको मधुमेह कहते हैं, और डायबिटीज मेलेटस का भी यही अर्थ होता है। दोस्तों, डायबिटीज जो होता है वो होता क्या है? डायबिटीज को हम विभिन्न विभिन्न नामों से भी जानते हैं। शक्कर की बीमारी, शुगर, डायबिटीज, मधुमेह, ऐसे अलग नाना प्रकार से हम डायबिटीज को संबोधित करते हैं, लेकिन मुख्य नाम जो है इसका डायबिटीज। शुगर, चूंकि ग्लूकोज का मामला होता है इसलिए लोग शुगर कहते हैं, और देसी भाषा में इसको शक्कर की बीमारी कहा जाता है ना? तो दोस्तों, मेरा यहां पर आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है डायबिटीज भारत के लिए खतरनाक हो गया है? पहला सवाल, क्या आपको लगता है डायबिटीज भारत के लिए खतरनाक हो गया है? दोस्तों, यहां पर एक ग्राफ दिख रहा है आपको। ये जो ग्राफ क्या बता रहा है कि आज की स्थिति यह है कि भारत में हर चौथा आदमी डायबिटिक पेशेंट है। हर पांचवा आदमी, सॉरी, पांच में से एक, हर पांचवा आदमी डायबिटिक पेशेंट है। ध्यान नहीं दिया तो 2025 यानी अगला साल हर चौथा आदमी डायबिटिक होने वाला है, और फिर भी ध्यान नहीं दिया तो 2040 तक हर दूसरा आदमी डायबिटिक होने वाला है। वैसे भी इस कोरोना पेंडेमिक में 2 करोड़ नए डायबिटिक पेशेंट आए हैं दोस्तों, जिन्होंने इस ग्राफ को बदल डाला है। और इसीलिए जब इस ग्राफ की चर्चा हुई सन 2016 में, तो WHO ने भारत को राजधानी घोषित कर दिया डायबिटीज के। वर्ल्ड की राजधानी है डायबिटीज के क्षेत्र में। दूसरी बात, उसी समय एक नारा दिया गया कि बीट डायबिटीज, डायबिटीज को भगाओ। ये नारा दिया गया, किसने? WHO ने। आज भारत में अनुमानित 15 करोड़ के आसपास डायबिटिक पेशेंट है दोस्तों, और दुनिया में 50 करोड़ के आसपास डायबिटिक पेशेंट हैं। यानी 25 से 30, 27-30% जो है केवल भारत में है। क्या आपको लगता है डायबिटीज भारत के लिए खतरनाक हो गया है? कभी आपने सोचा डायबिटीज इतना खतरनाक हो गया है? कभी आपको लगा कि डायबिटीज इतना खतरनाक हो गया है? तो दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप आपके गूगल, जमाना गूगल का है, आप गूगल पे टाइप कीजिए अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की लेटेस्ट रिपोर्ट। अमेरिका में हर व्यक्ति का शुगर चेक किया जाता है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, पर चूंकि हमारे स्वास्थ्य प्रचारक लगातार कहीं ना कहीं कैंप लेके हर व्यक्ति का शुगर चेक करते हैं, ये पहली बार हमारे देश में होने जा रहा है। तो अमेरिका में हर व्यक्ति का शुगर चेक किया जाता है। अमेरिका के पॉपुलेशन का, क्योंकि वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, तो अमेरिका के पॉपुलेशन का 11% लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उससे 4 गुना लोग प्री डायबिटीज से ग्रस्त हैं। प्री डायबिटीज का मतलब यह होता है दोस्तों, डायबिटीज की पूर्वा अवस्था। अगर ये आंकड़ा हमारे देश में लगा दिया जाए तो भारत में 15 करोड़ के आसपास डायबिटिक पेशेंट हैं, और 45 करोड़ के आसपास, यानी 4 गुना, 20 साल की उम्र से ज्यादा के लोग प्री डायबिटीज से ग्रस्त है। पहले कहा जाता था डायबिटीज 50-60 के बाद ही होता है। ना ना ना, आजकल 20 के ऊपर ही डायबिटीज होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी आप अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये दिखने वाली है ना। आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए जब ये रिपोर्ट और जिस तरह से डायबिटीज हर घर में दिखने लगा, तो जरूरत थी एक मिशन की, आवश्यकता थी एक मिशन की, आवश्यकता थी एक अभियान की। और ऐसा ही अभियान जिसका नाम है मधुमेह मुक्त भारत अभियान, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया चलाया पुणे के सुप्रसिद्ध मधुमेह संशोधक, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब। डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर ये वो व्यक्ति है जिसने ये नारा दिया कि मुझे इस देश को मधुमेह से मुक्त करना है। मधुमेह मुक्त भारत अभियान। कभी इस स्लोगन को आप एलैबोरेट करके देखें, आंखें बंद करके सोचें, तो कितने लोग हंसे होंगे इनके ऊपर कि कभी ऐसा डायबिटीज रिवर्स होता है क्या?
दोस्तों ये काम किया है माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब ने, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर। अब डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब के बारे में बात करना, मैं दे रहा हूं आपको थोड़ी सी जानकारी, लेकिन इनको बारे में बात करना यानी एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आप यूट्यूब पे डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर डालेंगे, ढेर सारे वीडियोज हैं उनके। डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब का जो प्रारंभिक दौर था, जब वो पैदा हुए तो उनको मृत्यु तुल्य कष्टों से गुजरना पड़ा। जब वो 5 साल के थे तो उनको हाई मायोपिया हो गया था, और हाई मायोपिया के कारण उनको दृष्टि दोष का सामना करना पड़ा। हाई मायोपिया के कारण एक 20% के आसपास विजन था। ऐसी अवस्था में भी उन्होंने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब वो 11 साल के हुए तो उनको एक और विपत्ति से गुजरना पड़ा। उनको रॉन्ग डायग्नोसिस और रॉन्ग मेडिकेशन, यानी उनको बोन टीबी घोषित कर दिया गया था, और उसमें इतनी सारी मेडिसिन दे दी थी, रॉन्ग मेडिसिन, इतनी स्टेरॉइड दिए थे, और बाद में ये कहा गया कि इस बच्चे को अब घर ले जाओ, ये बचने वाला नहीं। इतने मृत्यु तुल्य कष्टों से गुजरना पड़ा जब वो 11 साल के थे। चूंकि उनके फादर आयुर्वेद को मानते थे तो आयुर्वेद से उनको पुनर्जन्म मिला, और पुनर्जन्म मिला तो उन्होंने उसी 11 साल की अवस्था में ठान लिया कि मुझे अगर ये जन्म आयुर्वेद से मिला है तो मुझे आयुर्वेद के लिए कुछ काम करना है बड़ा होकर। डॉक्टर साहब ने डी फार्मा किया, बी फार्मा किया, और पुणे यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट एम फार्मा किया दोस्तों। एम फार्मा करने के बाद माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब अलग अलग कॉलेजों में, फार्मेसी कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। लेकिन उनका आखिरी जो दौर था वो था नंदुरबार के फार्मेसी कॉलेज में, वो प्रिंसिपल थे। उस समय उन्होंने देखा कि डायबिटीज में मेटफॉर्मिन से शुरू होता है, गणना शुरू होती है, मेटफॉर्मिन से कारवा शुरू होता है और इंसुलिन पे जाके रुकता है। लेकिन आयुर्वेद में ईसा के 1200 साल पहले सुश्रुत और चरक, ये तो आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने उस समय लिखा था कि मधुमेह प्रमेह है। ऐसा ईसा के 1200 साल पहले कहा गया है। और उस प्रमेय के भाग है जिसमें से कुछ साध्य है, कुछ कष्ट साध्य है और कुछ असाध्य है। उस प्रमेय का एक भाग होता है मधुमेह। तो डॉक्टर साहब ने कहा अगर आयुर्वेद में ईसा के 1200 साल पहले लिखा है तो मुझे यहां पर रिसर्च करना चाहिए। उन्होंने आयुर्वेद को पढ़ा, औषधि निर्माण शास्त्र में पीएचडी की, फार्माकोग्नोसी में पीएचडी किया उन्होंने। औषधि निर्माण शास्त्र में पीएचडी करते हुए उन्होंने इसके ऊपर शोध लगाया। उन्होंने क्या शोध लगाया? उन्होंने देखा कि आयुर्वेद में लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं। कोई गुड़मार खा रहा है, कोई मेथी खा रहा है, कोई जामुन खा रहा है, कोई करेला खा रहा है, कोई अमका खा रहा है, कोई ढमका खा रहा है। आप भी जानते हैं दोस्तों, आयुर्वेद में लोग कितने सारे प्रयोग करते हैं। 4 लोग इकट्ठा होते हैं और ये बात करते हैं कि मैंने कल मेथी दाना गला के रखा था और उसका पानी पिया तो मेरा शुगर डाउन हो गया। फिर वो चारों करने लग जाते हैं। कई लोग तो बड़े अलग ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एक टब के अंदर करेले लेते हैं, उसमें नीम के पत्ते डालते हैं, पांव छपाक 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 ऐसे करते हैं। जबान पे कड़वापन आ गया, समझो डायबिटीज गया। पर ऐसा होता है क्या दोस्तों? नहीं। और ऐसे नाना प्रयोग करने के बाद इस निष्कर्ष पे जाते हैं कि कुछ आयुर्वेद में कुछ होता नहीं। लेकिन ईसा के 1200 साल पहले तो कहा गया है कि मधुमेह प्रमेह है, इसके कुछ भाग है और ये साध्य है, कुछ कष्ट साध्य है, कुछ असाध्य है। तो दोस्तों यहां पर किया क्या डॉक्टर नांदेड़कर साहब ने? नांदेड़कर साहब ने रिसर्च किया यहां पर कि अगर जामुन खाना अच्छी बात है तो जामुन में ऐसा कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट एक होता है सत्व, एक होता है घन सत्व, एक होता है यानी रॉ, एक होता है इंग्रेडिएंट और एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, है ना। तो इस प्रकार एक्टिव इंग्रेडिएंट की तलाश की। एक्टिव इंग्रेडिएंट की तलाश ऐसी अलग अलग जड़ी बूटियों से की, गुड़मार से, मेथी से। लेकिन उनका रिसर्च का सब्जेक्ट रहा कड़ी पत्ता। उन्होंने कड़ी पत्ता के ऊपर रिसर्च किया। कड़ी पत्ता के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के ऊपर बाद रेबिट मॉडल के ऊपर इसका डायरेक्ट अप्लाई किया। अब रेबिट मॉडल यानी क्या किया उन्होंने 3 रेबिट मॉडल बनाए जिनके सभी को डायबिटीज से ग्रस्त किया। एक में कुछ नहीं दिया, एक में एलोपैथ मेडिसिन से स्टडी किया और एक में अपना खुद का फार्मूला देख के तैयारी देखा। जब सेक्रीफाइस करते गए तो जहां एलोपैथ दिया था वहां उन्होंने देखा कि वहां शुगर लेवल तो कंट्रोल है लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इतना सारा एलोपैथ लेने के बाद भी डायबिटिक पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन नहीं जाते। पांव से झुंझुनियां जाती नहीं, रात को 4 बार यूरिन के लिए उठना है वो बंद होता नहीं, इतना सारा एलोपैथ लेने के बाद भी।
लेकिन जब डॉक्टर साहब ने अपने उस रिसर्च को अप्लाई किया और जब उन्होंने उस रेबिट मॉडल के अंगों को सेक्रीफाइस करते हुए स्टडी किया, तो वहां उन्होंने पाया कि वहां पे शुगर लेवल भी कंट्रोल है और कॉम्प्लिकेशन भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह अद्भुत था। डॉक्टर साहब जलगांव शिफ्ट हो गए और जलगांव में उन्होंने नांदेड़कर क्लिनिक की स्थापना की और डायरेक्ट 1500 पेशेंट के ऊपर इसको अप्लाई किया। जब ये अप्लाई किया तो उन्होंने पाया कि वो लोग रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। इनका डाटा लेने के बाद सन 2000 में डॉक्टर साहब को ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला, जिसमें 600 वैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी ज्यूरिख, वहां पे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तकरीबन 600 वैज्ञानिक थे। उस 600 वैज्ञानिकों के मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था डॉक्टर रिचर्ड अर्नेस्ट। डॉक्टर रिचर्ड अर्नेस्ट साहब के सामने डॉक्टर साहब ने शोध, अब ये रिचर्ड अर्नेस्ट कौन थे? इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। उनके सामने शोध पत्र पढ़ा कि डायबिटीज कैन बी रिवर्स, डायबिटीज रिवर्स होता है। डॉक्टर अर्नेस्ट साहब ने भी डॉक्टर नांदेड़कर साहब की भरपूर प्रशंसा की। वहां से इंडिया आने के बाद डॉक्टर साहब का जब इंडिया में आया तो उनको प्रसिद्धि मिली, तो उनको 2 एपिसोड बोलने का मौका मिला नेशनल टीवी के ऊपर। सह्याद्री चैनल है, मी अल्फा है, उस पर बोलने का मौका मिला। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। जब बोलने का मौका मिला तो मोहन रावले एक शिवसेना के सांसद थे सेंट्रल मुंबई से। उन्होंने जब इसको सुना तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा शुगर काफी ऊपर नीचे जाता है। तो डॉक्टर साहब के संपर्क में आए तो कुछ ही हफ्तों में वो रिवर्स होते दिखे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, मैं सांसद हूं, संसद सदस्य हूं, और मैं संसद में आपके इस रिसर्च पर चर्चा करना चाहता हूं। तो सन 2003 में डॉक्टर साहब के इस रिसर्च पर संसद में चर्चा हुई। उस समय अटल जी की सरकार थी और सुषमा स्वराज जी स्वास्थ्य मंत्री थी। सुषमा जी के कारण कहने पर डॉक्टर साहब के इस रिसर्च का जेजे हॉस्पिटल मुंबई में एनिमल के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल लिया गया। तो ये पाया गया कि इट इज मोर पोटेंट देन ग्लिमिंगामाइड, यानी वो जो लोग उस समय डायोनिल की गोली खाते थे उससे कहीं पोटेंट फार्मूला तैयार हो गया है। फिर फर्दर ह्यूमन ट्रायल के लिए जाना था, पर दोस्तों आप लोग जानते हैं वो गवर्नमेंट एक वोट से गिर गई। वहां से जब आगे बढ़े तो उन्होंने पुणे से मधुमेह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। दोस्तों, ये अभियान आज कल परसों या 2 साल 3 साल पुराना नहीं है। डॉक्टर साहब का जो रिसर्च चला 1993 से 1995 तक 5 साल रिसर्च किया उन्होंने। यानी आज लगातार इस मिशन को जारी है। 30 साल पूरे हो चुके हैं। किसी व्यक्ति ने अपने 30 साल किसी एक मिशन के लिए देना, दोस्तों बताइए क्या आसान काम है? आधी जिंदगी दे देना। और आज इस मिशन के कारण हजारों डायबिटिक पेशेंट रिवर्सल की जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल मजे से जी रहे हैं, आनंद के साथ जी रहे हैं। ये यहाँ पर 2 पेपर कटिंग आपको दिख रहे हैं। ऊपर का पेपर कटिंग जो है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो डॉक्टर साहब ने शोध पत्र पढ़ा उसके ऊपर है, और जो नीचे का पेपर कटिंग है वो संसद में चर्चा हुई उसके ऊपर। यही नहीं दोस्तों, डॉक्टर साहब के इस रिसर्च को लेकर बड़े बड़े फिल्म स्टार भी रिवर्स हुए हैं। जैसे आप लोगों को निर्मिति सावंत का नाम याद होगा, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको गंगूबाई के नाम से वो फेमस है, और उनका इंसुलिन पूरा रिवर्स हुआ। वो किसी भी, मेरे से जब फोन पे बात की तो उन्होंने कहा मैं किसी भी स्टेज पे जाकर खड़े होकर बोलने को तैयार हूं कि डायबिटिक पेशेंट ने माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब के इस रिसर्च का उपयोग करना चाहिए। अशोक सराफ जी का नाम आपने सुना हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्टर साहब ने इस रिवर्सल की श्रेणी में लाया है ना। आगे बढ़ते हैं। कारवा आगे बढ़ा दोस्तों, काम आगे बढ़ा। सन 2008 में माननीय डॉक्टर नांदेड़कर साहब को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी विजयाताई पाटिल, उन्होंने डॉक्टर साहब को सम्मानित किया दोस्तों। सन 2010 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य पुरस्कार, 2013 में शंकराचार्य पुरस्कार, 2016 में पुनः एक बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिव्यांग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया दोस्तों। इस कोविड सिनेरियो में डॉक्टर साहब को सीवी रमन पुरस्कार भी मिला है, क्योंकि एकमात्र मिशन था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिला था कि डायबिटिक पेशेंट के पास आपके द्वारा जो प्रोडक्ट है वो पहुंचना चाहिए। एकमात्र जो सिस्टम था जिसका नाम था मधुमेह मुक्त भारत अभियान। मैं आपको यहाँ पर बड़े गर्व से और भी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस कोरोना पेंडेमिक में 59.9% जो डेथ हुआ है वो डायबिटिक पेशेंट का हुआ है।
लेकिन इस मिशन के साथ जितने डायबिटिक पेशेंट थे, एक की भी मृत्यु नहीं हुई और एक को भी कोरोना नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। कारवा आगे बढ़ा, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से आज हमारे जितने भी स्वास्थ्य प्रचारक हैं, हम जगह जगह सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से, अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान के माध्यम से पूरे भारत में फ्री शुगर चेकअप कैंप करते रहते हैं। जगह जगह, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, बिल्कुल हम उसका बकायदा लेटर लेकर हम यहाँ पर हर व्यक्ति का शुगर चेक करते। उद्देश्य यह है कि अगर 15 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हैं और 50 करोड़ के आसपास प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, तो प्री डायबिटिक व्यक्ति को वहां पर जानना, उसको सही जानकारी देना, जिससे कि वो डायबिटीज ना हो। यह काम अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान के माध्यम से जितने हमारे स्वास्थ्य प्रचारक है, रोज कहीं ना कहीं एक कैंप के माध्यम से फ्री शुगर चेकअप कैंप करते रहते हैं। दोस्तों, 7 अप्रैल 2017 को हमने एक ही दिन में 1.25 लाख लोगों का शुगर चेक कर एक वर्ल्ड कीर्तिमान बनाया। यही नहीं दोस्तों, बाल मधुमेह दत्तक योजना, आज हम जो बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज की बात करने वाले हैं, टाइप 1 की नहीं। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को बाल मधुमेह दत्तक योजना के अंतर्गत हम उनको गोद ले लेते हैं और उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। पूरे भारत में अभी तक 1700 बच्चों को हमने गोद लिया है और ये कारवां निरंतर चल रहा है। तो अनुयश आरोग्य प्रतिष्ठान के माध्यम से हम सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य सिर्फ हमारे क्या है कि डायबिटिक व्यक्ति को आयुर्वेद के माध्यम से नवजीवन प्रदान करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, प्री डायबिटिक व्यक्ति को खोजना, उसे डायबिटीज की सही जानकारी देना, जिससे कि भविष्य में वो डायबिटीज से ग्रस्त ना हो। सभी स्वस्थ लोगों को डायबिटीज की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना, जिससे कि उनको प्री डायबिटीज भी ना हो। और यह काम करते करते धीरे धीरे इस देश को मधुमेह से मुक्त करना, ये हमारे मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया का प्रोग्राम होता है, इसमें सिर्फ डायबिटिक पेशेंट को ही ना बुलाएं, पूरे परिवार को बुलाएं, पूरे हर व्यक्ति को बुलाएं जिनको डायबिटीज की जानकारी ना है या डायबिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। आइए यहां से हम समझने का प्रयास करते हैं डायबिटीज को 4 भागों में। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर हैं तो मेरे ख्याल से कैमरे चालू नहीं है, फिर भी अगर हैं तो ऐसा अंदर जोश लाइए और यहां से हम जानेंगे डायबिटीज को 4 भागों में, बड़े सरल शब्दों में, क्योंकि हम डॉक्टर के भाषा में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सरल शब्दों में, जिससे कि हमको डायबिटीज समझ में आ जाए और हम हमारे डायबिटीज पर काम कर सके, है ना। तो आइए पहले भाग में हम समझते हैं कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, जिस प्रकार एक इमारत, एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, ब्रिक से मिलकर बनती है, उसी प्रकार हमारा शरीर छोटी छोटी इकाई से मिलकर बनता है, जिसको बोलते हैं कोशिका। हिंदी में कोशिका बोलते हैं, इंग्लिश में सेल कहते हैं और मराठी में पिंडी कहते हैं। ये असंख्य फ्रांसी जी म्यूट कर दीजिए अगर कोई आता है तो। ये असंख्य सेल किसी एक कार्य के लिए एकत्रित होती है, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। आवाज थोड़ा कम। ये टिश्यू किसी कार्य के लिए एकत्रित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन। ये ऑर्गन किसी कार्य के लिए एकत्रित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम। और इसे 10 से 11 सिस्टम मिलके बनता है ऑर्गेनिज्म, यानी शरीर, है ना। तो पाटनकर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट पे रहिए, है ना, बीच में ऑन मत कीजिए, लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो सिस्टम दिख रहा है, ये दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब इस पाचन तंत्र को अगर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मानव शरीर का बनावट बनी कैसे, है ना। हम खाना खाते हैं, खाने को चबाते हैं, कितनी बार चबाते हैं? 32 बार नहीं चबाते साहब, निगलते हैं। तो खाने को जब हम चबाते हैं तो खाने की लुगदी बन जाती है। यहाँ हमारे लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि के कारण खाने की लुगदी बन जाती है। ये जो खाना है, इसको हम जब निगलते हैं तो जाता है स्टमक में। स्टमक में ऑलरेडी HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लीवर बॉयल जूस छोड़ता है, पेनक्रियाज पेनक्रिटिक जूसेस छोड़ते हैं और खाने का पाचन हो जाता है। ये पचा हुआ खाना छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में ब्लड वेसल्स होती है, बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है। इसके माध्यम से खाने का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ये एब्जॉर्ब जो खाना होता है, ये ब्लड हमारे शरीर में क्या बोलते हैं,
परिवहन का काम करता है, एक कोने से दूसरे कोने तक खाने को लेके जाता है, शिखांत से नखांत तक, यहां तक पूरा ये खाने को लेके जाता है। तो ये जो ब्लड प्रवाह होता है ये एक पंप के माध्यम से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, पंपिंग करता है। इस प्रकार ये खाना पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। फिर ये जो बचा हुआ खाना जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और बचा खुचा हम मल त्याग कर देते हैं। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। क्लियर? अब ये पाचन तंत्र के ऑर्गन क्या है, लीवर का ऑर्गन है, पेनक्रियाज ऑर्गन है, छोटी आंत ऑर्गन है, बड़ी आंत ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन है। ये ऑर्गन बने कैसे हैं, टिश्यू से, और टिश्यू अल्टीमेटली कैसे बना है दोस्तों, कोशिका से, कोशिका से। यानी सिंगल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कोशिका, सेल। अब ये सेल जो है अपने आप में ब्रह्मांड होता है, ये सेल अपने आप में ब्रह्मांड होता है दोस्तों। इस सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अपन ने क्या कहा है कि हमको सिर्फ वही चीजें जानना है जो हमारे काम की है, जो हमारे डायबिटीज से रिलेटेड। इसके अंदर आपको नीले कलर का आकार दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन एक पीले कलर का आकार आपको दिख रहा है, वो जो पीले कलर का आकार है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ये चाहो तो आप नोट कर लीजिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज ए जनरेटर ऑफ द सेल। ये कोशिका में एक जनरेटर का काम करता है, भट्टी का काम करता है। आपने भट्टी देखी, आपने चावल को मुरमुरा होते हुए देखा है, चने को भूंजते हुए देखा है, ऐसी ये भट्टी होती। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर इस सेल के अलग अलग दरवाजे होते हैं, अलग 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 दरवाजे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिसेप्टर। जो रिसीव करता है वो रिसेप्टर है ना। तो आपको दो चीजें याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिसेप्टर। ओके, अब ये जो सेल है, ऐसे ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलके हमारा शरीर बना है, लाखों करोड़ों ट्रिलियन सेल बन के हमारा शरीर बना हुआ है दोस्तों, है ना। अब देखते हैं कि शरीर में ऊर्जा कैसे बना। अब हमारा शरीर जो मूवमेंट करता है, मैं बात कर रहा हूं, आप कुछ यह कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गणेश पाटनकर जी बार बार इसको ऑन कर रहे हैं, तो ये सब में एनर्जी लग रही ना। तो ये एनर्जी हमको मिलती कहां से, तो ये एनर्जी मिलती है हमको भोजन से। भोजन से हम भोजन अलग अलग रूप में खाते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हम गल गए ना, ऐसा हो गया कि बाप रे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं, कुछ तो हो रहा है, और जैसे ही हम एक रोटी खाते हैं एकदम से चित्त सही हो जाता है, तो ये एनर्जी आती। तो एनर्जी हमको कहां से मिलती है, भोजन से। अब भोजन हम अलग अलग रूप में लेते हैं, कोई चावल के रूप में, कोई रोटी के रूप में, कोई दाल के रूप में, कोई कड़ी के रूप में। अगर साउथ में चले गए तो इडली डोसा है, नॉर्थ में चले गए तो पराठे हैं, अलग अलग रूप में, नॉनवेज के रूप में। लेकिन ये भोजन दोस्तों हमको नहीं चाहिए होता है, ये भोजन चाहिए होता है उस कोशिका को, सेल को, है ना। और कोशिका एक ही रूप में भोजन लेती है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। यानी जो हम खाते हैं वो बन जाता है ग्लूकोज। बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो भी हम खाते हैं वो बन जाता है ग्लूकोज। हमारा जो खाना है वो 5 भागों में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और मिनरल। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बन जाता है ग्लूकोज, और यही खाना कोशिका का होता है। अब ये ग्लूकोज जाता कहां से, ब्लड के माध्यम से। हमारा ब्लड परिवहन तंत्र है ना, टमटम गाड़ी है, तो इसी में जाता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जाता है, और ये कोशिका जो है, इस कोशिका में जो दरवाजे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर, इस दरवाजे से होकर ये ग्लूकोज अंदर जाता है कोशिका के। अंदर जाने के बाद वो जो पीले कलर की ग्रंथि जिसको बोला था माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है। ये ग्लूकोज जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना। और जब ये जलता है तो एक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, जिसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी एटीपी के कारण हमारे शरीर में मूवमेंट होता है, इसी एटीपी के कारण हमारा शरीर चलता है, इसी एटीपी के कारण, है ना। तो ये एनर्जी कहां से मिलती है, ग्लूकोज से। ये जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में निकलती है। अब ये ऊर्जा कहां काम आती है दोस्तों, है ना। मैं बोल रहा हूं तो वहां भी एनर्जी लग रही है। बहुत से लोग ग्रास्प कर रहे हैं, अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, क्योंकि सवाल डायबिटीज का है।
तो वहां पे भी एनर्जी लग रही है। अब ये जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैपिंग होता है और श्रवण यंत्र के माध्यम से हमारे यहाँ उस पिक्चर को पिक्चराइजेशन होता है शब्दों का। ये सब कुछ एनर्जी के माध्यम से होता है और ये एनर्जी हमको कहां से मिलती है दोस्तों? ग्लूकोज से। क्लियर? अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज इस सेल के दरवाजे से अंदर जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ज्वलन हो रहा है और ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये ग्लूकोज अपने मन से इस सेल के अंदर नहीं जा पाता। ये ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है तो इस दरवाजे को, रिसेप्टर को खोलने का काम एक हार्मोन करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन। ये इंसुलिन लॉक एंड की का काम करता है, लॉक एंड की का काम करता है। तो ये जब इंसुलिन इस दरवाजे को खोलता है तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इतनी सुंदर शरीर की व्यवस्था है, लेकिन ये इंसुलिन जो होता है यहां पे खोलने की प्रोसेस बड़ी लंबी होती है। यहां पर आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, कैल्शियम का रोल होता है, B12 का रोल होता है, अलग अलग रोल होता है। पर अपन सरल भाषा में जाने कि इस ताले को खोलने का काम करता कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन ने ताला खोला, ग्लूकोज सेल के अंदर गया और एनर्जी प्रोड्यूस हुई, सिंपल भाषा में। लेकिन ये इंसुलिन बनता कहाँ है? तो दोस्तों ये इंसुलिन बनता है, जो पीले कलर की ग्रंथि आपके सामने दिख रही है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज, हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। ये पेनक्रियाज एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। हमारे शरीर में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एक सिस्टम होता है जो हमारे शरीर को बैलेंसिंग करता है। ये एकमात्र ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काम करती है। इस पेनक्रियाज का 95% हिस्सा पेनक्रियाटिक जूसेस बनाता है, अमाइलेज और लाइपेज, जो पाचन के काम आती है। लेकिन इसमें आपको पूंछ दिख रही, टेल, इसमें दो प्रकार की सेल्स होती है, अल्फा और बीटा। ये बीटा सेल इंसुलिन बनाती है। मेरी बात आप तक क्लियर हो गई होगी। ये बीटा सेल ने इंसुलिन बनाया। अब ये इंसुलिन बनता कब है? एक तो 24 घंटे बनता है, और एक जैसे ही आप कुछ खाते हैं, जैसे ही आपने चाय पी वैसे ही इंसुलिन बन गया, जैसे ही आपने कुछ खाया वैसे इंसुलिन ऐसा टपाक से निकलता है। तो ये इंसुलिन का रोल क्या होता है? इस ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने का। बस इतना ही रोल होता है क्या? नहीं नहीं दोस्तों, इंसुलिन का एक रोल और होता है। अगर बॉडी में एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज हो रहा है, एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज बन रहा है, तो ये क्या करता है कि उस एक्सेस मात्रा के ग्लूकोज को स्टोर कर देता है लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में बदल के रख देता है। जिस प्रकार हमारे घर में यदि खाना ज्यादा बना है तो हम, अगर मान लो बच गया, तो हम उसको स्टोर कहाँ करते हैं? फ्रीज के अंदर। पर क्या फ्रीज की कैपेसिटी इतनी ज्यादा खाना रखने की भी है क्या? नहीं। उसी प्रकार लीवर की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो 150 ग्राम ग्लूकोज से ज्यादा नहीं रख सकता। तो फिर इससे ज्यादा बन रहा है ग्लूकोज, तो फिर क्या होता है? तो ये इंसुलिन उसको फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी इंसुलिन के 3 रोल होते हैं। पहले ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना, दूसरा लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में बदल के रखना, और तीसरा एक्सेस मात्रा में आ रहा है तो उसको फैट्स में कन्वर्ट कर देना। लेकिन ये जो टेल है, इसमें बीटा सेल और एक होती है अल्फा सेल। ये अल्फा सेल क्या करती है दोस्तों? ये अल्फा सेल ग्लूकेगॉन बनाती है। जैसे बीटा सेल इंसुलिन बनाता है, वैसे अल्फा सेल बनाता है ग्लूकेगॉन। और ये ग्लूकेगॉन क्या करता है? वो फ्रीज में रखा हुआ इंसुलिन जो है ना, उसको लगातार कन्वर्ट करते रहता है ग्लूकोज में, लगातार कन्वर्ट करते रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपको भूख लगती है और 2 सेकंड के बाद भूख बंद हो जाती, क्योंकि ये फ्रीज में रखा हुआ इंसुलिन, ग्लूकोज जो है वो बाहर आ जाता है। क्लियर? ये शरीर का निर्माण आपको समझ में आया? ऊर्जा कैसे निर्माण होती है समझ में आया? तो लगातार लगातार इस तरह से ये काम चलते रहता है। अब दैनंदिन गड़बड़ी से ये दरवाजा खराब हो गया, ये जो सेल रिसेप्टर है ये खराब हो गया, इंसुलिन उसको खोल नहीं पाता। अब इंसुलिन खोल नहीं पाता तो ग्लूकोज कहां जाता है? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि डायबिटीज, किसी से पूछो डायबिटीज होता क्या है, तो लोग बोलते हैं इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। ना 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 ना, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सबसे पहले ये जो रिसेप्टर है ये खराब होता है। अब ये रिसेप्टर खराब हो गया तो इंसुलिन, जो ग्लूकोज है, वो सेल में बढ़ना चालू हो गया, ब्लड में बढ़ना चालू हो गया। अब आप सोचिए कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन आउटलेट नहीं है। प्रोडक्शन तो हो रहा है, आउटलेट नहीं है, तो प्रोडक्शन के ऊपर जोर आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार
जब ये ग्लूकोज बनता है, इंसुलिन बनता जाता है, इंसुलिन की उस फैक्ट्री पे बीटा सेल के ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए देखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी पहली बार डिटेक्ट होता है डायबिटीज, तो वो अगर इंसुलिन का भी टेस्ट करे तो उसमें इंसुलिन की मात्रा भी ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं हाइपर इंसुलेमिया, यानी शुगर भी ज्यादा है और इंसुलिन भी ज्यादा है। ये प्रारंभिक दौर में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह है इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना या बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना, इस अवस्था को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं। इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना या बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना, इसको बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल। आज हम टाइप 2 की ही बात करने वाले हैं। टाइप 1 जो होता है, अमूमन ये बच्चों में होता है। इम्यून सिस्टम गड़बड़ होने के कारण बच्चों में बीटा सेल खत्म हो जाती है। अब बीटा सेल ही नहीं है तो ऐसे बच्चों को इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो ये टाइप 1 कहलाते हैं। ऐसे बच्चों को हम गोद ले लेते हैं और उनको 0 साल से लेके उनके 18 साल की उम्र तक हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं और उनका बराबर तरीके से उनका देखभाल हम करते हैं। टाइप 2 जिनकी उम्र 18 साल के बाद है, ऐसे व्यक्तियों को अगर डायबिटीज होता है तो टाइप 2 कहलाता है जनरली, और इसकी संख्या ज्यादा है। टाइप 1 की संख्या 0.5% के आसपास है, लेकिन टाइप 2 की संख्या 98% की है। और ऐसे 98% लोगों को बचाने का जिम्मेदारी किसी ने ली है तो वो है मधुमेह मुक्त भारत अभियान, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया। तीसरा डायबिटीज है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये महिलाओं में होता है, प्रेगनेंसी के दौरान होता है, किसी के साथ रहता है, किसी के साथ छूट जाता है, पर ये टाइप 2 ही होता है। पर विडंबना यह है दोस्तों कि ये आंकड़ा भारत में बहुत बड़ा है। 100 में से 13 महिलाओं को होता है। आप सोचिए कितना, 13%, बड़ा आंकड़ा है ये, पर ये टाइप 2 ही कहलाता है। पर आपके मन में फिर सवाल है कि ये इंसुलिन रिसेप्टर क्यों खराब होते हैं, ये बीटा सेल की कार्य क्षमता क्यों खत्म होती है? तो इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है मोटापा। भगवान ने जब हमको धरती पर उतारा तो एक अनुपात दिया था कि अगर 1 फुट हाइट है तो 12 किलो वजन होना चाहिए, और अगर 5 फुट हाइट है तो 60 किलो। लेकिन उस 5 फुट वाले व्यक्ति का वजन अगर 90 किलो है तो उस बचे हुए 30 किलो का क्या? इसके कारण भी इंसुलिन रिसेप्टर या बीटा सेल खराब होते हैं। दूसरा, खान पान में बदलाव। दोस्तों, हम खाना खाते ही नहीं है। खाना पहले लोग खाते थे, थाली में दाल चावल रोटी सब्जी चटनी कड़ी सब हुआ करता था। आजकल कैसा होता है, लोग ऐसे भागते हैं, सिर्फ भागते हैं। सुबह जैसे घर से निकलना है तो फटाफट कुछ तो भी खाया, और फिर दोपहर में 2 बजे वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, अमका ढमका ये सब खाते हैं। तो खान पान में बदलाव भी एक कारण है जिसके कारण डायबिटीज होता है। तीसरा कारण है रहन सहन में बदलाव। पहले लोग पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, आजकल घर में एसी लगा है, ऑफिस में एसी लगा है, कार में एसी लगा है, सब कुछ भूल गए। इतनी सुंदर 2 टांगे भगवान ने दी थी चलने के लिए, उसको एक मोटरसाइकिल के ऊपर डाल दिया और भुर्र करके निकल गए। और हाइट ऑफ हाइट, आजकल की जो नई जनरेशन है उनको यदि कहा जाए कि आप आधा किलो शक्कर बाजार से लेके आओ, तो वो सबसे पहले पूछेंगे गाड़ी की चाबी कहाँ है। पैदल नहीं जाएंगे, पैदल चलना भूल गए, रहन सहन भूल गए। तीसरा कारण है अनुवंशिक। यदि माता को है तो बेटे में, और पिता को है तो बेटी में होने के चांसेस होते हैं। प्रदूषण भी एक कारण है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा बड़ा कारण जो है भारत में डायबिटीज होने का, वो है तनाव, टेंशन। अब आप कहेंगे ये तो हर व्यक्ति को होता है। नहीं दोस्तों, ये होता है मात्र 5% लोगों को। 95% जो तनाव होता है वो खामखा का होता है। मेरी साड़ी से तेरी साड़ी सफेद कैसे, यही एक कारण होता है टेंशन का। अगर किसी से 2000 रुपए लेना है या किसी से 2000 रुपए देना है, दोनों टेंशन। 2000 जिसको देना है, जब लेने वाला आता है तो वो इधर उधर भागता है, बाप रे सामने से आ गए शर्मा जी 2000 रुपए देना है। और शर्मा जी इस टेंशन में कि ये 2000 रुपए ले गया, अभी तक इसने दिया नहीं, दोनों टेंशन में। लेकिन इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ सिर्फ इतनी सी है कि अगर इन्होंने 2000 रुपए शर्मा जी को दे दिए, उसके बाद एकदम क्लियर। तो दोस्तों, ये टेंशन की लाइफ होती है और उस लाइफ में हम जाते नहीं। हाँ, मैं जानता हूं 5% टेंशन होगा ऐसा,
जो नॉन अवॉइडेबल होगा, पर 95% खामखा का होता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? हंसना भूल चुके हैं, है ना आरती जी? लोग हंसना भूल चुके हैं, हंसते ही नहीं। अब हंसते ही नहीं तो क्या होता है? माइंड ओपन नहीं होता है ना? और माइंड ओपन नहीं होता तो अच्छे विचार अंदर नहीं जाते। हंसना ही भूल गए, क्या मालूम क्यों गंभीर चेहरा लेकर लोग रहते हैं। 25 साल की उम्र है, चेहरा इतना गंभीर कि लगता है कि कहीं ये 60 साल के तो नहीं हो गए। 35 साल की उम्र है, चेहरा इतना गंभीर, सिलवटे आ गई यहां पर, यहां आना चाहिए, यहां आ गई 80 साल के लग रहे हैं। हंसना भूल चुके हैं दोस्तों, और ये बहुत बड़ा कारण है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। हंसते ही नहीं हम। अरे हंसने से कोई चाटा मारेगा क्या? एक बार गंभीरता से देखोगे तो लोग पूछेंगे ऐसा क्यों देख रहे हो लेकिन हंसने से माइंड ओपन होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि माइंड और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। तो दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि बिल्कुल टेंशन न लें, थोड़ा सा टेंशन आए तो वहां से बाहर हो जाएं। जैसे हमारे बीच में एक साथी आ गए थे, उनको लगा कि मैं कुछ और कर सकता हूं, तो उन्होंने कुछ करना शुरू कर दिया, तो मुझे मिलिंद जी को बोलना पड़ा। बस इतनी लाइफ है उस टेंशन की, है ना? तो दोस्तों और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें से बाहर, और इन कारणों के कारण इंसुलिन रिसेप्टर खराब होते हैं या बीटा सेल खराब होते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाग 3 में आ गए हम 4 भागों में डायबिटीज समझने वाले। भाग 3 में दोस्तों डायबिटीज बिल्कुल खतरनाक नहीं है, डायबिटीज के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक होते हैं। हमारे शरीर में शुगर कितना होना चाहिए? 70 से लेके 110 mg, जो फास्टिंग बोलते हैं, भूखे पेट शक्कर, वो कितनी होना चाहिए? 70 से लेके 110 mg पर डेसीलीटर। और खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद कितनी होना चाहिए? 70 से लेके 140 mg पर डेसीलीटर। 140 mg पर डेसीलीटर यानी 1.4 ग्राम पर लीटर। अब हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 5.25 लीटर। बड़े ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर में ब्लड होता है 5 से 5.25 लीटर। अब 5 से 5.25 लीटर को 1.4 ग्राम पर लीटर के अनुसार डायबिटिक पेशेंट को मात्र 5 से 7 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट इस 5 से 7 ग्राम ग्लूकोज को मेंटेन कर ले तो वो जिंदगी भर डायबिटीज को कैरी ऑन कर सकता है विदाउट एनी मेडिकेशन। पर दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। आज तो मैं 2 गुलाब जामुन खाऊंगा ही खाऊंगा, 2 गोली खा लूंगा चाहिए 5 से 7 ग्राम। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर मैं ना मीठी चाय के बगैर नहीं रह सकता। अब वो चाय का चम्मच कितने ग्राम का होता है? 5 ग्राम का। और ऐसी मीठी चाय अगर 5 बार पी ली, कल्याण हो गया। दोस्तों डायबिटीज खतरनाक नहीं है, डायबिटीज के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का अपटेक ना होने के कारण ये सारे नुकसान होते हैं। आपने देखा होगा कि शादी के रिसेप्शन में या कहीं किसी रिसेप्शन में डायबिटिक पेशेंट चुपचाप कोने में जाकर फटाफट गुलाब जामुन खाता है, सबसे पहले मीठा खा लेता है। पर मान लो कोई आ गया और उसने पूछा कि आप आप क्या कर रहे हैं साहब, तो वो कहता है कि मैं 2 गोली खा के मेंटेन कर लूंगा, आप मेरी तरफ मत देखो, देख लूंगा, कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, मुझे मालूम है डायबिटीज को कंट्रोल करना आता है। ये सब फालतू बातें। आप आपके चेहरे को आईने में देख सकते हैं, अंदर देख सकते हैं क्या? नहीं, ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता। चाहिए मात्र 5 से 7 ग्राम ग्लूकोज, जो हमको रोटी से, दाल से, सबसे मिलने वाला है। पर दिल है कि मानता नहीं, और गड़बड़ यहां पे शुरू हो जाती, बहुत बड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती। अब ग्लूकोज का अपटेक न होने के कारण नुकसान क्या है, जरा अपन फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला नुकसान आर्थिक नुकसान। तो 5 रुपए की गोली से शुरू हुआ सफर कब 5 लाख के ऊपर चला जाता है मालूम नहीं पड़ता, सिर्फ मालूम न होने के कारण। सिर्फ मालूम न होने के कारण मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के माध्यम से हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज मालूम पड़ जाए 5 रुपए की गोली से शुरू हुआ सफर 5 लाख पे चला जाता है एक बार हॉस्पिटलाइज हो गए। ये आर्थिक नुकसान। दूसरा सामाजिक नुकसान, शारीरिक नुकसान। शारीरिक नुकसान यानी आदमी जो जीने वाला है उससे 10 साल कम हो जाती है उसकी आयु, यानी 80 साल बढ़िया जी सकता है, 70 साल में चले गए छोड़ के।
तो ये हमने देखा है कितने सारे पॉलिटिशियन, अरुण जेटली, फिर सुषमा स्वराज, ये सब डायबिटीज से गए हैं। क्या उनकी उम्र थी जाने की? नहीं, सिर्फ मालूम ना होने के कारण। क्या उनके पास इतना सारा वेल इक्विप्ड डॉक्टर, मेडिकेशन नहीं था? और मालूम ना होने के कारण, ग्लूकोज का अपटेक ना होने के कारण। तीसरा नुकसान है सामाजिक नुकसान। चौथा नुकसान है दोस्तों, मैंने ऐसे कई सारे लोगों को तलाक होने से बचाया। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। अगर अपन इस ग्लूकोज के अपटेक के कारण नुकसान पे बात करने बैठे तो ढेरों नुकसान है दोस्तों। वैचारिक क्षमता चली जाती है, और सबसे मुख्य बात क्या हो जाती है कि हमारी याददाश्त न जाने के कारण हमारे आसपास के लोग कहने लग जाते हैं कि ये बाबू तो अब भूलने चालू कर दिया है इसने। ये सब कुछ ग्लूकोज का अपटेक न होने के कारण। डायबिटीज खतरनाक नहीं है, डायबिटीज के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक। ये क्यों होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। भगवान ने जब शरीर बनाया, धरती पर उतारा, तो भगवान को मालूम था कि ये नीचे जाकर गड़बड़ करने वाला है, ये गुलाब जामुन तो खाने वाला है, रसगुल्ले तो खाने वाला है। तो भगवान ने क्या किया कि 4 प्रकार के हमारे शरीर में एक अभिन्न सेल होती है। आपने देखा कि ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में उस ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है और एक ऊर्जा बनती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी। अब ये यहाँ पे जो लॉक एंड की का फैक्टर है, ये लॉक एंड की का फैक्टर कौन संभालता है? इंसुलिन। अब भगवान ने देखा कि इस शरीर में ब्रेन एक ऐसा हिस्सा है कि इस ब्रेन को यदि 4 मिनट ऑक्सीजन ग्लूकोज नहीं मिला तो ये ब्रेन डेड हो जाएगा। तो भगवान ने ऐसी 4 प्रकार की जो अभिन्न सेल है उसमें दरवाजा नहीं रखा दोस्तों। नर्व सेल, किडनी सेल, रेटिना सेल और इंटिमा सेल। नर्व सेल यानी क्या? आपके पांव को काटा लगा, मालूम कहां पड़ता है? ब्रेन को, और आप खट से पांव को ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो सूचना का आदान प्रदान है ये नर्व सेल के माध्यम से होता है। रेटिना, जिससे आप पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, इतनी सुंदर दुनिया जो आप देख पाते हैं इस रेटिना के कारण। तीसरा किडनी, जहां पे पूरे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड की सफाई होती है। और इंटिमा यानी इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में जितनी भी नलिकाएं होती है जिसमें से ब्लड बहता है, ये तीन चीजों से बनी होती है, अपर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। तो ये जो इनर लेयर है ये इंटिमा सेल से बनी होती है, और भगवान ने इन 4 सेल में दरवाजा नहीं रखा। अब ये महाशय मीठी चाय पी रहे हैं, ये महाशय गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये महाशय मीठा खा रहे हैं, तो शुगर लेवल बढ़ के हो जाती है 250, 300, 350, 400। ये बढ़ा हुआ शुगर इस 4 सेल के अंदर जाना शुरू कर देता है, जाना शुरू कर देता है, जाना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे दरवाजा नहीं है। अब ये ग्लूकोज जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो ये अवस्था कैसी हो जाती है? आप भी ट्राई करके देखिए। एक प्रयोग में बताता हूं। कांच के बाउल के अंदर कुछ किशमिश डाल दीजिए पानी में। दूसरे दिन आप देखेंगे वो किशमिश फूल जाएगी, और तीसरे दिन देखेंगे तो किशमिश फट जाएगी। तो बार बार ग्लूकोज जाने से, बार बार ग्लूकोज जाने से, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन की जरूरत नहीं है तो ग्लूकोज तो जा रहा है, उससे दरवाजा ही नहीं जा रहा है। तो बार बार ग्लूकोज जाने से सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट के इंटिमा सेल में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। इंटिमा सेल खराब होना शुरू हो जाती है। ये अब इंटिमा सेल खराब हुई तो ये ग्लूकोज के साथ चिपचिपा पदार्थ बनाती है, क्योंकि प्रोटीन होता है एक प्रकार से। चिपचिपा पदार्थ बनाती है तो यहाँ पे जो गहराई है, नलिका की गहराई है, वो छोटी हो जाती है, लूमेन छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बनने के बाद यहाँ छोटे छोटे प्लग बनते हैं। ये प्लग बह के यदि हार्ट में गए तो हार्ट प्रॉब्लम या पैरालिसिस, ये इंटिमा सेल की गड़बड़ के कारण होता है। नर्व सेल यानी क्या? सूचना का आदान प्रदान। दोस्तों, नर्व सेल इतनी सुंदर रचना बनाई है भगवान ने। एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से इस तरह से जुड़ी होती है, दूसरी नर्व सेल तीसरी सेल से जुड़ी होती है, एक का हेड एक का टेल। अब ये नर्व सेल जो बनती है इसमें एक पूंछ होती है, इस पूंछ में एक वायर जैसा, वायर के ऊपर जैसे इंसुलेशन होता है कि नहीं, काला और पीला, ऐसे ही यहां पर भी एक पीले कलर का इंसुलेशन होता है। इसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट जो है वो शॉन सेल से बनी होती है। अब ये शॉन सेल डैमेज हो जाती है अत्यधिक ग्लूकोज के कारण। इस शॉन सेल में दरवाजा नहीं होता है, ये ग्लूकोज के कारण डैमेज हो जाती है। अब सूचना यहीं आके रुक गई है, आगे बढ़ती नहीं, सूचना आगे बढ़ती नहीं, सूचना आगे बढ़ती नहीं। पाँव के अंदर जख्म हो रही है, पाँव में झुंझुनियां आ रही है, पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, जख्म हो गई है।
आंखों से दिखती है, लेकिन सूचना तंत्र कार्य करने न करने के कारण धीरे धीरे उस पांव को काटना पड़ता है। इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी, गैंग्रीन। ये नर्व सेल के कारण होता है। किडनी सेल भी इतनी सुंदर बनाई है भगवान ने, जिसको नेफ्रॉन सेल कहते हैं। ऐसे कप नुमा आकार होता है। उस कप के अंदर ऐसा एक यू ट्यूब होता है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इस लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि जल्दी गलती से इसमें ग्लूकोज चला गया तो ये यूट्यूब जैसा होता है, इसको वापस से शरीर में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि पेट्रोल है, ग्लूकोज तो हमारे शरीर का पेट्रोल है ना। तो ये ग्लूकोज को वापस फेंकने का काम ये लूप ऑफ हेनले करता है। लेकिन अब इतना अत्यधिक ग्लूकोज जा रहा है कि अल्टीमेटली वहां से भी ग्लूकोज बाहर और यूरिन में से बाहर जाना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप यूरिन ग्लूकोज करते हैं तो उसके बाद +1 +2 ऐसा निशान आता है। यूरिन में से बाहर जाना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो किडनी डीजनरेट होने लगती है और फिर पेशेंट डायलिसिस पे जाता है। आंखों के सामने काले काले धब्बे आना, फिर आंखों से दिखना बंद हो जाना, इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। दोस्तों आज स्थिति यह है, हर 1 सेकंड में एक नया डायबिटिक पेशेंट तैयार हो रहा है। हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है डायबिटीज के कारण। हर 20 सेकंड में एक व्यक्ति का पांव कट रहा है डायबिटीज के कारण। और दुनिया का छठा आदमी जिसको दिखता नहीं वो है डायबिटीज। अगर आपको देखना हो तो आप गूगल पे जाएंगे तो वहां पे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का एक डाटा है, उस डाटा के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं। फिर आपके मन में सवाल है कि ठीक है ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो डॉक्टर नांदेड़कर साहब का ऐसा क्या रिसर्च है, वो क्या करता है, वो कहां काम करता है? दोस्तों बाजार में ढेरों प्रोडक्ट उपलब्ध है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। एलोपैथ, यूनानी, आयुर्वेद, ढेरों प्रोडक्ट है, वो सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब का एकमात्र रिसर्च है, वो इस सेल रिसेप्टर पर काम करता है, इस दरवाजे पर काम करता है। रिसेप्टर ठीक हो गए तो ग्लूकोज का इंटेक चालू हो जाता है, बीटा सेल की एक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए हमने देखा जो टाइप 1 बच्चों को हम गोद लेते हैं, उन टाइप 1 बच्चों में 50% बच्चों में उनका जो इंसुलिन है वो 50% से ड्रॉप डाउन हुआ है, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका इंसुलिन पूरी तरह बंद हुआ है। डॉक्टर साहब का ये रिसर्च अद्भुत है। डायबिटिक पेशेंट को 4 बार यूरिन जा रहा है, उसका यूरिनेशन बंद हो जाना कितनी बड़ी उपलब्धि है। उस डायबिटिक पेशेंट को जाके पूछो जो रात को बेचारा नींद में से 4 बार उठता है। डायबिटीज खतरनाक नहीं है, डायबिटीज के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक होते हैं। आइए हम भाग 4 में आ गए हैं कि डायबिटीज का नियंत्रण कैसे होना चाहिए। तो डायबिटीज का नियंत्रण होना चाहिए दोस्तों, मैं यहां पर आपसे बात करना चाहता हूं। फास्टिंग, पीपी, ये 2 जांचें होती डायबिटीज को जांचने की। फास्टिंग यानी भूखे पेट शक्कर की जांच, और पीपी यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर की जांच। पर क्या ये सही तरीका है क्या? नहीं। मान लेते हैं कोई डायबिटिक पेशेंट रात को 2 गुलाब जामुन खा लेगा तो सुबह शुगर बढ़ के आएगी कि नहीं आएगी? डेफिनेटली बढ़ के आएगी। और अमूमन डायबिटिक पेशेंट 4 दिन पहले तैयारी करता है कि मुझे जांच करने जाना है तो वैसे ही खाना पीना छोड़ देता है। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका होता है HbA1c। ये HbA1c क्या होता है? HbA1c दोस्तों क्या होता है कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब इस रेड ब्लड सेल्स की लाइफ होती है 120 दिन की। आज पैदा हुई तो 120 दिन बाद मर जाएगी, कल पैदा हुई तो उसके 120 दिन बाद मर जाएगी। हर पल बनती है, हर पल मरती है। इसीलिए कहा जाता है ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो जब ये आरबीसी बनता है तो इसके ऊपर ग्लूकोज की एक रिंग चढ़ जाती है। इसको ब्रेक करके उसका परसेंटेज निकाला जाता है, इसको बोलते हैं HbA1c। अब आप 1 गुलाब जामुन खाओ या 10 गुलाब जामुन खाओ, पकड़ में आने वाले हो, है कि नहीं? 5.7 के अंदर है तो वो पेशेंट नॉर्मल कहलाता है, उसको कोई डायबिटीज से तकलीफ नहीं, वो एकदम नॉर्मल। 5.7 to 6.4 ये अवस्था दोस्तों प्री डायबिटीज कहलाती है, डायबिटीज की पूर्वा अवस्था। और ऐसे भारत में 45 करोड़ के आसपास लोग हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, WHO कहता है कि 25 साल के ऊपर हर व्यक्ति ने HbA1c करना चाहिए। और अगर आप 25 साल के हैं इस मीटिंग हॉल के अंदर, तो क्या आपने HbA1c किया है? दूसरा, अगर किया है तो क्या आप 25 लोगों को जिनकी उम्र 25 साल के ऊपर है उनको प्रेरित कर सकते हैं HbA1c करने के लिए? अब ये 25 नाम कहां से मिलेंगे? तो आपके फोन बुक में ही 25 नाम मिल जाएंगे जिनकी उम्र 25 साल के ऊपर है। इनको आप बोलिए कि HbA1c कर लीजिए। परिणाम क्या होगा दोस्तों? माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब ने यह पहला वादा किया है, अगर प्री डायबिटिक व्यक्ति
जिसका 5.7 से 6.4 HbA1c है, वो यदि 3 से 5 महीने 6 महीने इस ट्रीटमेंट के साथ रहेगा तो उसको जीवन में कभी डायबिटीज नहीं होगा। इस तरह हम इस प्री डायबिटिक लोगों को बचाने निकले। क्या आप साथ देने वाले हैं हमारा? क्या आप 25 लोगों को प्रमोट करने वाले हैं? तो जरूर कीजिए। ये पहला वादा है दोस्तों। दूसरा वादा, 6.5 के ऊपर सभी लोग डायबिटिक कहलाते हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने यहां दूसरा वादा किया है कि डायबिटिक पेशेंट उसकी डायबिटिक एज के अनुसार डिपेंड करेगा कि 1.5 साल, 2 साल या 3 साल वो लेता है, तो जाना सबका तय है, डायबिटीज से वो नहीं जाएगा। बहुत बड़ी गारंटी है। आज हमारे इस हॉल के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका डायबिटीज उम्र 25 साल है और आज उनका एलोपैथ छूट चुका है, वो बिल्कुल रिवर्स हो चुके हैं, और उनका HbA1c जो निरंतर बढ़ा हुआ रहता था, आज उनका HbA1c 5.7 के भी अंदर है। बहुत बड़ी बात है ये। तो दोस्तों, आपको HbA1c करना है और HbA1c करवाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारा सक्सेस रेट जो है वो 70% के ऊपर है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब रिवर्सल कैसे होगा? तो ये 3 खंभों के ऊपर हमारा रिवर्सल टिका हुआ है: उचित व्यायाम, उचित खानपान और उचित इलाज। उचित व्यायाम, उचित खानपान, उचित इलाज। अब लोग कहते हैं कि साहब मैं व्यायाम तो भरपूर करता हूं लेकिन खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं खाने पीने पे तो मेरा कंट्रोल है लेकिन मैं व्यायाम नहीं कर पाता। तो दोस्तों, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जो चीज खानपान करती है वो व्यायाम नहीं करती, जो व्यायाम करती है वो खानपान नहीं करती। तो उचित व्यायाम के लिए आपको क्या करना चाहिए? रोज कम से कम 45 मिनट वॉक करना ही चाहिए। अभी हमने यहाँ पर डायबिटिक पेशेंट का और परसेंटेज बढ़े, इसके लिए फॉर्म भी डिजाइन किए। वो डायबिटिक पेशेंट को ही हम देने वाले हैं, वही बात करने वाले हैं। तो रोज कम से कम 45 मिनट वॉक करना चाहिए। और माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक प्रिफरेबल है, क्योंकि मॉर्निंग के समय एक तो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, दूसरा हमारे शरीर को ग्रहण करने की ताकत ज्यादा होती है, ग्लूकोज की भी हमारे शरीर का प्रॉपर जलता है और ये बर्न भी होता है। तो रोज सुबह कम से कम 45 मिनट वॉक करना चाहिए, 45 मिनट घड़ी लगा के। अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ के साथ मत जाना, और अगर वाइफ है तो हस्बैंड के साथ मत जाना। वॉक अलग रह जाएगा, टॉक चालू हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जा सकते हैं आप, लेकिन वॉक कीजिए। कई बार मैं देखता हूं 4 लोग वॉक करते हैं, 4 बार बढ़िया तरीके से वॉक करते करते आखिरी राउंड होने के बाद वो बोलते हैं चलो हो जाए एक चाय। अब वो मीठी चाय पी लेते हैं, यानी आपने 1 बोतल खून किसी को दिया और 2 बोतल खून मांग लिया। ऐसा नहीं करना है। वॉक होना चाहिए। 20 मिनट प्राणायाम योगा कीजिए। दूसरा, योग निद्रासन जरूर कीजिए। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो मॉर्निंग में 6 से 7 हमारा योग प्रभात होता है, जिसकी कोई चार्जेस नहीं है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ पर इन्वाइट किया है, जिस स्वास्थ्य प्रचारक ने यहाँ पे बुलाया है, वो आपको उसके लिंक दे देगा। तो सुबह 6 से 7 आप जरूर ज्वाइन कीजिए। उचित व्यायाम वहां पे सिखाया जाता है एक एक्सपर्ट के माध्यम से, एक गोल्ड मेडलिस्ट BAMS डॉक्टर योगाचार्य के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। तो 6 से 7 आप ज्वाइन करेंगे, मुझे ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि सवाल आपके डायबिटीज का है ना। नेक्स्ट, उचित खानपान। शक्कर, गुड़ और शहद से बने पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। कुछ लोग कहते हैं गुड़ तो चलेगा, अरे बाबा कैसे चलेगा, भाई है और बहन है, भाई गुड़ है बहन शक्कर है, और दोनों बने कैसे हैं? एक ही माता पिता से, जिसको बोलते गन्ना, शुगर केन। तो एक चलेगा एक नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? और मैं यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं जीवन भर न खाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी डायबिटिक एज के अनुसार साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, बस, इससे ज्यादा नहीं। इसमें आप बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे, और एक बार रिवर्स हो गए कि मस्त तरीके से रहिए। तो शक्कर, गुड़, शहद से बने पदार्थों का सेवन ना करें। सुपाच्य पदार्थों का सेवन ना करें जो जल्दी पच जाते हैं, जैसे मैदा, साबुदाना, चावल, मिठाई, आलू, है ना, इनको नहीं लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन और मटन का सेवन ना करें। आप ज्यादा ही नॉनवेज खाने का शौक है तो आप मछली खा सकते हैं, वो भी कांटे वाली, काटेरी मछली आप खा सकते हैं। मीठे फलों का सेवन ना करें। मीठे फलों का सेवन ना करें, जैसे सीताफल है, फिर तरबूज है,
है ना, इसका ये मीठे फल हैं, इन मीठे चीकू है, केला है, इसको नहीं खाना है। और अभी तो सीजन चल रहा है, कौन सा? आम का सीजन। बिल्कुल नहीं। लोगों को आम बड़ा पसंद है, मैं पूछता हूँ कैसा पसंद है, कुछ बोलते हैं काट के, कुछ बोलते हैं रस बना के। पर बाबा, आम को देखने से शुगर बढ़ती है, काट के भी ना खाए और रस बना के भी ना खाए। मीठे फलों का नहीं सेवन करना चाहिए। मन में सवाल है कि सर हमको तो बोला गया है फल खा सकते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर नांदेड़कर साहब कहते हैं कि फलों में फ्रुक्टोज होता है, वो भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो कुछ समय के लिए मीठे फलों का सेवन ना करें, बेकरी प्रोडक्ट्स का सेवन ना करें। पिज्जा, बर्गर, बेक समोसा, बेक पेटीज, ये नहीं खाना है। दही, दूध, घी, अगर भैंस या जर्सी गाय का है तो दोस्तों मैं कहता हूं आज से ही बंद कर लीजिए। भैंस और जर्सी गाय का दूध ना लें। वो जमाना गया जब लोग कहते थे एक गिलास दूध पीने से ताकत आती है, ना, अब नहीं आती। इसका सेवन ना करें। अगर देसी गाय का दूध मिलता है तो जरूर लीजिए आप। देसी गाय का घी भी मिलता है तो खाइए। देसी गाय के घी से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। और जिनको न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है वो देसी गाय का घी पांव के तलवे पर लगा के सोएंगे तो उनको काफी फर्क पड़ने वाला है। छाछ के रूप में आप ले सकते हैं। कट वाला दही नहीं लेना, जो दही ऐसा गाढ़ा होता है जिसको कट लग जाता है, ऐसा दही नहीं खाना। दही को पतला करके आप खा सकते हैं। खाने में ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। सलाद का सेवन करें। लोग बोलते हैं साहब सलाद, कुछ तो भी बोलते हो आप, सलाद कैसे खाना? मैं तरीका बताता हूं आपको, ऐसे खाओ सलाद। एक थाली में बढ़िया आपको जो सलाद अच्छा लगता है, गाजर, मूली, टमाटर, चकुंदर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लहसुन की कली रखिए, उसके ऊपर बढ़िया नींबू निचोड़िए, उसके ऊपर जीरा पाउडर, सेंधा नमक डालिए और बढ़िया खाने के पहले सलाद का सेवन कीजिए। और ये हर व्यक्ति ने करना चाहिए, नॉट ओनली डायबिटिक पेशेंट, हर व्यक्ति ने खाना चाहिए सलाद। मोटापे के कारण आपके मोबाइल में, अगर आप डायबिटिक माता पिता हैं तो बच्चों के भी मोबाइल में आपको बीएमआई का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बीएमआई इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका हाइट, वजन और एज डालेंगे तो आपका बीएमआई आ जाएगा। अगर बीएमआई 25 के ऊपर है तो आपको दिन में 2 बार ही खाना खाना चाहिए, एक लंच के रूप में और एक डिनर के रूप में। लेकिन अगर 25 के अंदर है तो आपको 3 बार खाना खाना चाहिए, वेदर ही इज डायबिटिक और नॉन डायबिटिक। 3 बार, ब्रेकफास्ट के रूप में, दोपहर में लंच के रूप में और रात को डिनर के रूप में। अब दोस्तों यहां पे एक मूल मंत्र बता रहा हूं जो डॉक्टर नांदेड़कर साहब ने कहा है। अगर हर व्यक्ति, इस देश का हर नागरिक यदि 5 चीजों का पालन करना चालू कर दे तो उसको बीमारियां नहीं होंगी। वो 5 चीजें क्या है? सुबह उठने का समय, सुबह नाश्ते का समय, दोपहर लंच का समय, रात को डिनर का समय और रात को सोने का समय। ये 5 टाइम अगर फिक्स कर लिए तो जीवन में कभी बीमारियां नहीं होगी। खाने को फोकस करके खाइए। खाने को खाते समय निश्चित मात्रा में खाइए। डायबिटिक पेशेंट के लिए है निश्चित मात्रा। निश्चित मात्रा यानी अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 3 की 4 मत कीजिए और 3 की 2 भी मत कीजिए, इसको बोलते हैं निश्चित मात्रा। तो एक निश्चित मात्रा में खाना खाइए आप, निश्चित समय पे खाइए। ऐसा इसलिए कि जब हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जिस प्रकार दीवार की घड़ी होती है वैसे ही हमारे शरीर का भी बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। एक निश्चित समय पे अम्ल पित्त निकलते हैं पाचन के लिए। आपका समय है 12 बजे, आपका समय 12 बजे तो आपको यहाँ पे क्रेमिंग चालू हो जाता है, भूख लगना चालू हो जाती है और आप उस समय खाना नहीं खाते। तो ये जो उस समय क्या होता है, ये अम्ल पित्त जो निकलते हैं ये स्टमक की वॉल को तोड़ना चालू कर देते हैं। अब आपने 12 की जगह खाया 1 बजे, अब 1 बजे अम्ल पित्त निकले नहीं तो आपका ये ग्लूकोज भी है और ये ग्लूकोज भी है। आप खाना तो 100% खाना है लेकिन पच रहा है मात्र 15%। 85% खाना, 85% भोजन आम के रूप में पड़ा रहता है जो लीड करता है कॉन्स्टिपेशन को, इस तमाम बीमारियों को। इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि खाने को आप फोकस करके और एक निश्चित समय पे खाइए और अपने साथ परिवार के सब लोग मिलकर बैठकर, जमीन पे बैठकर खाए तो बहुत ही अच्छी बात है। खाने को फोकस करके खाइए। खाने को खाते समय टीवी मोबाइल से दूर रहिए, क्योंकि टीवी मोबाइल जब आप देखते हैं तो आपका ब्रेन वहां काम करता है, तो यहाँ पे खाना पचता नहीं। क्योंकि खाने का पाचन सिर्फ अंदर जाने से नहीं होता है, खाने का पाचन तो शुरू हो जाता है जब आप उसको देखते हैं। जब आप खाने को देखते हैं आपके स्राव चालू हो जाता है, रिसाव चालू हो जाता है। आपने देखा होगा इमली को देखने से मुंह में पानी आना चालू हो जाता है ना, सिर्फ देखने से। जब आप खाने को छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो पाचन शुरू हो जाता है। और जब आप खाते हैं
चबा चबा के खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं, तो 32 बार जरूर चबाइए खाने को। जब ये खाना अंदर जाएगा तो ये बदलेगा प्रॉपर 5 भागों में, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मिनरल, जो आपके शरीर के लिए काम आने वाला है। और नहीं तो वो आम के रूप में पड़ा रहता है, और आम सारी गंदगी को तकलीफ देता है। आम यानी क्या? आपने देखा होगा कि शौच करने जाते हैं आप, तो फ्लश करने के बाद भी फ्लश नहीं होता, पानी की तेज धार डालना पड़ती है गंदगी निकालने के लिए, वो आम होता है। तो दोस्तों, आपको ये सारी चीजें करना है। आने वाली जनरेशन को भी हम यहाँ पर इसीलिए गाइड करते हैं क्योंकि हमारा काम सिर्फ डायबिटिक पेशेंट को रिवर्स करना नहीं है, पूरे परिवार को रिवर्स करना है। तो आने वाली पीढ़ी को भी हमको ये बातें बतानी है, आने वाली पीढ़ी को भी हमको ये बातें समझाना है। उचित खान पान, मुझे लगता है आप जरूर करेंगे, और हमारे स्वास्थ्य प्रचारक आपसे इंडिविजुअली डिस्कस करके आपको पूरी चीजें लिख कर देने वाले हैं कि आपको कैसे मिलना है, कैसे रहना है। तो आपको करना क्या है? तुरंत उन व्यक्ति को संपर्क करना है जिसने आपको इनवाइट किया है, और फिर आ जाता है उचित इलाज। दोस्तों, डायबिटीज का उचित इलाज एलोपैथ नहीं है। देखिए, मेटफॉर्मिन करता क्या है? मेटफॉर्मिन क्या करता है कि वो सेल रिसेप्टर जो है उसको खींच के चौड़ा करने का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति आज 500 mg का मेटफॉर्मिन लेता है वो कल 1 ग्राम का हो जाता है, 2 ग्राम का हो जाता है। फिर ऐड हो जाता है ग्लिमिप्राइड। ग्लिमिप्राइड का रोल क्या होता है? ग्लिमिप्राइड का रोल होता है बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। ये भी सही तरीका नहीं है। इसलिए GP1, फिर सीटाग्लिप्टिन, बीटाग्लिप्टिन, अमकाग्लिप्टिन, ये सब चालू हो जाता है, और फिर ऊपर से आ जाता है इंसुलिन। दोस्तों, इंसुलिन की खोज हुई है 1921 में, कोई टैबलेट आया है 1942 में, लेकिन ईसा के 1200 साल पहले सुश्रुत साहब और चरक साहब ने कहा है कि मधुमेह प्रमेह है, और ये साध्य है, कुछ कष्ट साध्य है, कुछ असाध्य है, और वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद में अगर आपको कुछ लेना है तो वो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब के रिसर्च प्रोडक्ट डायबाटी प्रोटेक्ट 360, डायबाबिट कैप्सूल, डायबा ऑयल पाउडर, और डायबाबिट का हम पाउडर के रूप में भी देते हैं। अब ये डायबा टी कोई चाय नहीं है। लोग इसको बोलते हैं ग्रीन टी, तो मैं लेता हूं, मैं अमका टी लेता हूं, अमका टी लेता हूं। दोस्तों, ये नहीं। मैंने आपको क्या बताया? जो डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब ने शोध लगाया था, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट थे उनको टी बैग में दिया है, इसलिए इसका नाम डायबा टी रखा है। अब इसको लेने का तरीका क्या है? आपको अर्ली मॉर्निंग, जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं उसके पहले 1 कप पानी को उबालिए, उबलते पानी में ये डिप कर लीजिए, इसमें पुड़िया है, वो पुड़िया डिप कर लीजिए, फाड़ के डाल दीजिए। जब फाड़ के डालें तो एक उबली आने के बाद उसको छान के पी लीजिए। ध्यान रहे, डायबा टी लेने के बाद आधा घंटा कुछ नहीं लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि डायबा टी लेने के बाद आपको आधा घंटा कुछ नहीं लेना है। इसलिए मॉर्निंग वॉक के पहले ले लीजिए, दोपहर में 4 बजे लीजिए, जो आप दूसरी चाय पीते हैं। तो 1 महीना, पहला महीना हम दिन में 2 बार रिकमेंड करते हैं डायबा टी लेने के लिए, जो आपके सेल रिसेप्टर पर काम शुरू कर देता है। फिर उसके साथ 1 महीने के लिए ही, मात्र 1 महीने के लिए हम प्रोटेक्ट 360 लिक्विड देते हैं। ये प्रोटेक्ट 360 लिक्विड क्या होता है दोस्तों? ये एक अपने आप में संजीवनी है, जो डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब का बहुत ही बेहतरीन रिसर्च है। ये क्या करता है? ये इम्यून सिस्टम पे काम करता है। जब इम्यून सिस्टम पे काम करता है तो ये ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है सेल रिसेप्टर की। इसीलिए ये प्रोटेक्ट 360 जब हमने थायराइड पेशेंट को दिया तो वो भी रिवर्स होता दिखा। अगर किसी व्यक्ति को एक्जिमा है, स्किन इन्फेक्शन है, उसको आप 3 महीने प्रोटेक्ट 360 सिर्फ दे दीजिए, उसका एक्जिमे का साइज छोटा हो जाएगा, उसका स्किन इन्फेक्शन से वो दूर होगा। महिलाओं में कई बार स्कार्स हो जाते हैं, वहां पे भी प्रोटेक्ट 360 का इस्तेमाल उपयोगी है। हीमोग्लोबिन अगर डाउन है तो इसमें ना आयरन है ना कैल्शियम, इसको 3 महीने दीजिए, हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट देखिए, 3 महीने बाद हीमोग्लोबिन देखिए ना, इतना सुंदर प्रोडक्ट है ये। 1 महीने के लिए हम डायबा टी के साथ सपोर्ट के लिए देते हैं। 1 महीने के बाद डोज चेंज हो जाता है, डायबा टी के साथ डायबाबिट कैप्सूल ऐड हो जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट हैं ये रिवर्स कैसे करते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। ये डायबिटिक एज के ऊपर निर्भर है। जैसे मान लेते हैं कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको आज ही डायबिटीज मालूम पड़ा है, तो उसका 3 से 5 महीने के अंदर डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। जिनको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल हुआ है, उनमें साल, सवा साल, 1.5 साल लग सकता है, क्योंकि पहले 10 महीने उनका एलोपैथ छूटने में लगेगा। पहले 10 महीनों में उसका एलोपैथ छूटेगा, उसके बाद ये आयुर्वेद भी छूट जाएगा और निरोगी निरामय हो जाएगा। जिनको 25 साल हो गया है उनको 1.5 से 2 साल, सवा 2 साल लग सकता है। लेकिन हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं दोस्तों जो कहते हैं कि साहब आप तो इसको चलने दीजिए,
हम तो वैसे ही बढ़िया नॉर्मल तरीके से हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं, ये हर कोई भी ले सकता है क्योंकि ये तो सेल रिसेप्टर पर काम करता है। तो इतना सुंदर डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब का ये रिसर्च प्रोडक्ट है जो आप ले सकते हैं, और इसका कॉस्टिंग बहुत ही नॉमिनल है। वो मात्र 3150 रुपए महीने का खर्चा है, जो आपको ये स्वास्थ्य प्रचारक आपके घर तक बाय स्पीड पोस्ट ये प्रोडक्ट आता है। स्पीड पोस्ट के भी प्रोडक्ट के यहाँ पर आपको देना नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम है जो पुणे से आप पर्टिकुलर उस पेशेंट को लगातार 1.5 से 2 महीने तक फॉलो अप करती है और उनको रिवर्सल की तरफ ले जाने में पूरी मदद करती है। इसके भी कोई चार्जेस नहीं है। योगा क्लासेस जो शुरू होती है उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, यानी ये सब कुछ इंक्लूड है इस 3150। और स्वास्थ्य प्रचारक तो आपको हर सप्ताह हर महीने आपको लगातार आपको सपोर्ट करने वाला ही है दोस्तों। आइए कुछ रिपोर्ट जान लेते हैं हम डायबिटिक एज के अनुसार। 8.7 गैगरी फ्रांसिस जी का 26/7/2021 को 8.7 से 5.4 उनका HbA1c आया है। उमरिया के सुंदरलाल सिंह, ये इंसुलिन पे थे पेशेंट, 9.7 से 5.7 पे आए हैं दोस्तों। ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, जिनकी रिपोर्ट अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो 1 आध घंटा और लग जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए। इसमें कुछ रिपोर्ट में जरूर आपको बताना चाहता हूँ। जैसे उमरिया से हमारे सरस्वती देवी जी है, इनको 30 साल पुराना डायबिटीज है। 15.6 डायबिटिक था उनका परसेंट था, जो 6.3 रह गया है, और अभी तो उनका और भी रिवर्स हुआ है। जो मैंने आपको कहा था कि 3 महीने में ही जिनको तुरंत मालूम पड़ा, ऐसे पेशेंट जो हैं हमारे साथ वो भी है। जिसमें एक पेशेंट मैं आपको बाहर का बताना चाहता हूं, जो कि इंग्लैंड का है, लंदन का है, जिनका अबव HbA1c और नॉर्मल HbA1c। तो वहां के डॉक्टर भी अचंभित है कि ऐसा हाउ इट इज पॉसिबल, सिर्फ डॉक्टर नांदेड़कर साहब के कारण। ये जो पेशेंट है सोमनाथ के विवेक चांदोरकर, जिनको मालूम पड़ा और वो तुरंत इस ट्रीटमेंट पे आ गए, अभी पूरा जीवन नॉर्मल रह रहे हैं, बिल्कुल उनको कोई एलोपैथ ले नहीं रहे हैं, मस्त जीवन जी रहे हैं। अभी लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई तो वो बोल रहे थे कि मैं आम का रस पीने के बाद भी मेरा शुगर नहीं बढ़ा हुआ है। राजकुमार शर्मा जी 6.5 से 5%। गोविंद जी वाला, दोस्तों ये हम 5 प्रकार की टेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं आपको। पहली टेस्ट होती है फास्टिंग पीपी, दूसरी पीपी, तीसरी HbA1c, हर 3 महीने में आपको HbA1c करना चाहिए। चौथी टेस्ट होती है हर 6 महीने में आपने सी पेप्टाइड, आप लिख लीजिए, सी पेप्टाइड की टेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आपके शरीर में इंसुलिन कितना बन रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कितना बन रहा है। और चौथी है विटामिन B12 और D3, ये जरूर जांच करना चाहिए दोस्तों। अगर B12 और D3 आपका कम है तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले वो व्यवस्थाएं जमाना पड़ेगी जिससे आपका B12 और D3 कंट्रोल हो। उसके लिए हमारे डॉक्टर आपको पूरी सलाह देने वाले हैं। तो क्या आपने D3, B12 और ये सारी रिपोर्ट्स की है क्या? तो जरूर आप रिपोर्ट कीजिए, और नहीं तो आप हमारे स्वास्थ्य प्रचारक से इस बारे में जरूर पूछ सकते हैं। अरुण गोविंद जी वाला जो है वो 6.1% से, उनकी एज है 72, और ये पहले मेरे ऐसे पेशेंट है जिन्होंने GTT पास किया है। GTT का मतलब होता है ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, पूरी तरह पास किया है। न उनको एलोपैथ देना की जरूरत पड़ रही, ना आयुर्वेद की, लेकिन वो बोलते हैं कि सर अगर आपके इस डायबिटी ने इस चमत्कार को किया है तो मैं जिंदगी भर इस डायबिटी को लेने को तैयार हूं। वो लेते हैं, लगातार ले रहे हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, कई सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको यहाँ पे एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट का भी रिजल्ट बताना चाहता हूँ। ये है भोपाल से राहुल शर्मा, टाइप 1 पेशेंट। अब आप सामने देखिए उनका HbA1c क्या था और अभी क्या है। 13 साल की उम्र में जितेंद्र ठाकुर 12% से 8%। ये ना, ये रिजल्ट है, ये ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं सब पेशेंट के यहाँ। आपको हमारे स्वास्थ्य प्रचारक ओरिजिनल, हम यहाँ पे हवा में बात नहीं करते, हम सिर्फ आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप हमारी बातों को अक्षरशः पालन करें। 1.5 से 2 साल मैं गारंटी लेता हूं कि आपका डायबिटीज रिवर्स होने वाला, 100% रिवर्स होने वाला है ना। तो दोस्तों और भी मैं कुछ चीजें बता सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। परिणाम आपको समझ में आएंगे। नहीं दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे एलोपैथ डॉक्टर जो है वो क्यों नहीं बताते।
दोस्तों, एलोपैथ डॉक्टर आयुर्वेद को सिरे से खारिज कर, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब एलोपैथ डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि डायबिटीज रिवर्स होता है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉलो करता है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, उसके बाद यूरोपियन डायबिटिक एसोसिएशन, एंडोक्राइन सोसाइटी, इन्होंने प्रेस रिलीज किया हुआ है। इन तीनों संस्थाओं ने प्रेस रिलीज करके, ये देखिए यहां पर मिलिंद जी ने मेरे को सपोर्ट किया है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, डायबिटीज यूके, एंडोक्राइन सोसाइटी और इन सब ने, यूरोपियन एसोसिएशन, इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की हुई है कि अगर किसी पेशेंट का, किसी व्यक्ति का शुगर लेवल फास्टिंग 126 के अंदर है विदाउट एलोपैथ, तो वो रिवर्स माना जाएगा। और 6.5 के नीचे HbA1c है तो वो रिवर्स माना जाएगा। यहां पर रेमिशन लिखा हुआ है सामने, रेमिशन, इसको हम रिवर्स बोलते हैं, वो रेमिशन कहते हैं। अब तो एलोपैथ का इतनी बड़ी संस्थाएं अगर कह रही है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी मानना पड़ेगा। और इसलिए अभी वीडियोस जारी होने लग गए कि डायबिटीज रिवर्स होता है। और दोस्तों, गर्व की बात यह है कि यही बात जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने कही है, यही बात पिछले 30 सालों से माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर कह रहे हैं कि डायबिटीज रिवर्स होता है। फिर मेरी नजर में वही आदमी समझदार होगा जो ये सब बातें जानने के बाद तुरंत हमारे स्वास्थ्य प्रचारक को ढूंढेगा और इस प्रोग्राम में आ जाएगा और इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने डायबिटीज को रिवर्सल की तरफ लेकर जाएगा। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए हैं। और अगर आपको वाकई में पसंद आया है तो आप ऐसा थम्स अप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यस यू गॉट द थिंग्स, आपको बातें मालूम पड़ी है ना। और फिर भी अगर सवाल हो तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अब मैं वापस मेरे परम प्रिय मित्र मिलिंद जी के तरफ ले जाता हूं। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो खुद डायबिटीज से रिवर्स हुए हैं और आज इस मिशन में एज ए स्वास्थ्य प्रचारक कार्य कर रहे हैं। मिलिंद जी, ओवर टू यू। धन्यवाद विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छे से आपने प्रोग्राम को लिया, जिससे कि हमेशा आप लेते ही हो। और मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक यहाँ पर थे, जो भी अटेंड कर रहे थे, उनको भी ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आखिरी में मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें, हंसते रहें, है ना। हंसना को मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। स्पेशल रूप से यहाँ धन्यवाद मिलिंद जी को भी, और स्पेशल रूप से धन्यवाद मेरे एक और साथी यहाँ पर थे जिन्होंने मेरी पूरी मदद की है, फ्रांसिस थॉमस जी। और सारे स्वास्थ्य प्रचारकों की भी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का रिवर्सल मैं जवाबदारी से लेता हूं। आप लोग इस पूरे प्रोग्राम को शुरू कीजिए, आप डेफिनेटली रिवर्स होंगे। फिर मिलेंगे एक शानदार कार्यक्रम में अगले रविवार को। फिर जरूर अटेंड कीजिए, अपने साथियों को बताइए। ठीक 8 बजे ये रिवर्सल प्रोग्राम होगा, हर गुरुवार और हर रविवार। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना और आपने इसको समझा। मैं आपकी डायबिटीज के रिवर्सल की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।